जिस भाई की लंबी उम्र के लिए सुबह उपवास रखा था, उसी भाई ने शाम ढलते ढलते अपनी सगी बहन की आबरू का सौदा कर दिया। 2 लाख रुपए के जुए का कर्ज और शराब की एक बोतल। क्या बहन की इज्जत की कीमत बस इतनी ही थी? सुबह की पहली किरण चंदा के चेहरे पर पड़ती है। वह पूरे घर में चहकती फिर रही है। आज रक्षाबंधन है। चंदा ने बड़े प्यार से अपने भाई सूरज के लिए रेशम की राखी खरीदी है। चंदा, भैया जल्दी उठो, देखो मैंने कितनी सुंदर राखी लाई है। आज तुम्हें मुझे ढेर सारे तोहफे देने पड़ेंगे। सूरज नींद में है। उसके कमरे में शराब की हल्की गंध है, जिसे चंदा दवाई समझकर अनदेखा कर देती है। सूरज मुस्कुराकर चंदा के सिर पर हाथ रखता है, पर उसकी आंखों में वो चमक नहीं है जो एक भाई की होनी चाहिए। चंदा के पिता एक रिटायर फौजी है, जिनकी पेंशन से घर चलता है। चंदा की शादी एक अच्छे घर में तय हुई है और घर में उसी की तैयारी चल रही है। चंदा अपने माँ के साथ बैठकर अपनी शादी के जोड़े पर गोटा लगा रही है। माँ का डर। चंदा, तेरा भाई आजकल किन लोगों के साथ बैठता है? सुना है शहर के बड़े बड़े रईस जादों के साथ उसकी उठक बैठक है। चंदा का अटूट विश्वास। अरे माँ, भैया शहर में काम ढूंढ रहे हैं। वो मेरा भाई है, कभी कुछ गलत नहीं करेगा। आप बस मेरी शादी की चिंता करो। चंदा को अपने भाई पर अंधा विश्वास था। शाम का वक्त है। घर के बाहर एक काली महंगी गाड़ी आकर रुकती है। गाड़ी से 3 रसूखदार लड़के उतरते हैं। शहर के बड़े बिल्डर का बेटा आर्यन और उसके 2 दोस्त सूरज उन्हें बड़े अदब के साथ घर के अंदर ले जाता है। चंदा को लगता है कि भैया के दोस्त आए हैं। वह उनके लिए चाय और नाश्ता तैयार करती है। आर्यन की गंदी नजर। जब चंदा कमरे में चाय लेकर जाती है तो आर्यन उसे ऐसे घूरता है जैसे कोई शिकारी अपने शिकार को देखता है। चंदा घबराकर बाहर निकल आती है, पर सूरज वहीं बैठकर उनके साथ हंस रहा है। रात के 11 बज रहे हैं। माँ बाप सो चुके हैं। चंदा अपने कमरे में पढ़ाई कर रही है। अचानक सूरज उसके कमरे में आता है। सूरज अजीब आवाज में, चंदा, वो मेहमानों के लिए ड्राइंग रूम में कुछ पानी और फल रख दो। वो लोग व्यापार की बात कर रहे हैं, मैं जरा बाहर से आता हूँ। चंदा की मासूमियत। चंदा बिना कुछ सोचे फल लेकर बाहर जाती है। जैसे ही वह कमरे में पहुंचती है, पीछे से दरवाजा बंद होने की आवाज आती है। वह मुड़कर देखती है, दरवाजा बाहर से सूरज ने बंद कर दिया है। अंदर वो 3 दरिंदे हैं और बाहर उसका अपना सगा भाई, जिसने चंद रुपयों के जुए का कर्ज उतारने के लिए अपनी बहन का सौदा कर दिया। चंदा दरवाजा पीटने लगती है। भैया दरवाजा खोलो, भैया बचाओ। बाहर खड़ा सूरज सिगरेट सुलगता है और अपनी आंखों पर हाथ रख लेता है, पर वह दरवाजा नहीं खोलता। अंदर से चंदा की चीखें, चूड़ियों की टूटने की आवाज और उन भेड़ियों की दरिंदगी शुरू होती है। चंदा की फटी हुई राखी जमीन पर खून से लथपथ पड़ी है। बाहर बारिश तेज हो जाती है, जैसे कुदरत इस भाई बहन के पवित्र रिश्ते की अर्थी उठते देख रही हो। बारिश थम चुकी है, लेकिन पेड़ से टपकती बूंदें किसी के रोने जैसी लग रही है। स्टोर रूम का दरवाजा धीरे से खुलता है। आर्यन और उसके दोस्त दबे पांव बाहर निकलते हैं और अपनी गाड़ी में बैठकर फरार हो जाते हैं। सूरज, जो पूरी रात आंगन के कोने में बैठा कांप रहा था, अब अपनी बहन के पास जाने की हिम्मत जुटाता है। चंदा जमीन पर बेसुध पड़ी है। उसके बाल बिखरे हैं, चेहरा नीला पड़ चुका है और उसकी आंखों में वो चमक मर चुकी है। वह दीवार की ओर ताक रही है जैसे पत्थर बन गई हो। सूरज, चंदा छोटी, मुझे माफ कर दे, मेरी मजबूरी थी, वो लोग मुझे मार देते। चंदा कुछ नहीं बोलती। वह धीरे से उठती है, अपनी फटी हुई चुनरी संभालती है और सूरज को एक ऐसी नजरों से देखती है जिससे सूरज की रूह कांप जाती है। वह बिना एक शब्द कहे लंगड़ाते हुए अपने कमरे की ओर बढ़ जाती है। रसोई घर। माँ चाय बना रही है और गुनगुना रही है। चंदा चुपचाप पीछे से आती है और सीधे कुएं पर जाकर ठंडे पानी से खुद को धोने लगती है। वह पागलों की तरह अपनी त्वचा को रगड़ रही है, जैसे उस गंदगी को मिटाना चाहती हो। माँ उसे देख लेती है। माँ पूछती है, चंदा, इतनी सुबह ठंड पानी से क्यों नहा रही है? और ये तेरे गाल पर निशान कैसे? क्या हुआ बेटी? चंदा का दर्द। चंदा की आंखों से एक आंसू गिरता है। वह कहने वाली होती है कि पीछे से सूरज आकर खड़ा हो जाता है। उसकी आंखों में धमकी है, अगर मुंह खोला तो माँ बाप को मार डालूंगा। चंदा का झूठ, कुछ नहीं माँ, बस रात को अंधेरे में सीढ़ियों से गिर गई थी। पर वह चुप हो जाती है। दोपहर का समय। चंदा के होने वाले ससुराल वाले अचानक घर आ जाते हैं। वे लोग तिलक की तारीख पक्की करने आए हैं। पिता बड़े गर्व से चंदा को बाहर बुलाते हैं। आओ बेटी, देखो तुम्हारे ससुर जी आए हैं। चंदा की बेबसी। चंदा बाहर आती है, सिर झुकाए। वह उन लोगों की नजरों का सामना नहीं कर पा रही है। उसे महसूस हो रहा है कि जैसे हर कोई उसे देख रहा है और उसके शरीर पर लगे उन जख्मों को पढ़ रहा
रहा है। सूरज की चालाकी। सूरज उन मेहमानों की खूब खातिरदारी करता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। चंदा को समझ आता है कि उसका अपना सगा भाई ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन है। वह कमरे में जाकर अपनी शादी का वो जोड़ा निकालती है जिसे वह बड़े चाव से सिल रही थी और उसे कैंची से कुतर देती है। शाम का वक्त। गांव के मंदिर के पीछे सूरज और आर्यन फिर मिलते हैं। आर्यन उसे और पैसे देता है और कहता है कि अपनी बहन का मुंह बंद रखना वरना तेरा पूरा खानदान बर्बाद कर दूंगा। चंदा पीछे से सब सुन लेती है और अब वह खामोश नहीं रह सकती। वह सीधे गांव के सरपंच के पास पहुंचने का फैसला करती है। वह भागती हुई पंचायत के पास पहुंचती है और अपनी आप बीती सुनाती है। पंचायत का फैसला। सरपंच जो आर्यन के पिता का कर्जदार है वह चंदा को ही दोषी ठहराता है। तू रात को बाहर क्या कर रही थी? जरूर तेरी ही कोई गलती होगी। जा घर जा और अपनी इज्जत संभाल वरना कोई तुझसे शादी नहीं करेगा। चंदा लौट जाती है पर उसे न्याय नहीं मिलता। सूरज उसे घसीटते हुए स्टोर रूम में वापस बंद कर देता है। पिता को जब सच्चाई थोड़ा एहसास होता है तो वह सूरज का गला पकड़ लेते हैं। तूने अपनी बहन का सौदा किया, मेरी परवरिश पर थूक दिया। सूरज धक्का देता है और फौजी पिता दिल के दौरे से जमीन पर गिर जाते हैं। माँ चीखती है पर सूरज दरवाजा बाहर से लॉक कर देता है। चंदा अंदर से चिल्लाती है, दरवाजा पीटती है पर बाहर सिर्फ उसके पिता की आखिरी सांसों की आवाज आती है। चंदा की आंखों में अब इंतकाम की आग भरी है। जब कानून बिका हो और अपने ही गद्दार हो तो इंसाफ के लिए खुद को बदलना पड़ता है। घर का आंगन। पिता की अर्थी उठी है, पूरा गांव जमा है पर कोई चंदा के पास नहीं जा रहा। चंदा को स्टोर रूम में बंद रखा गया ताकि वह बाहर आकर किसी से सच न बताए। वह छोटी सी खिड़की से अपने पिता का आखिरी चेहरा देखती है। सूरज बाहर खड़े होकर मगरमच्छ के आंसू रो रहा है और गांव वालों की सहानुभूति बटोर रहा है। माँ सिसकते हुए, सूरज अपनी बहन को बाहर निकाल, उसे के बाबूजी को आखिरी दर्शन करने दे। सूरज का झूठ। नहीं माँ, वो सदमे में है, पागल हो गई है, बाहर आएगी तो तमाशा करेगी। बाबूजी की इज्जत का ख्याल करो। चंदा का आक्रोश। चंदा अंदर दीवार पर अपनी नाखून मार रही है। उसके हाथों से खून निकल रहा है पर उसे दर्द महसूस नहीं हो रहा। वह अपने पिता की फौजी टोपी को सीने से लगा लेती है जो गलती से अंदर रह गई थी। घर में मातम पसरा है। गांव की औरतें आती है पर चंदा को अपशगुनी और भ्रष्ट कहकर ताने देती है। जिस बेटी की वजह से बाप मर गया उसे तो डूब मरना चाहिए। माँ रसोई में चुपचाप रो रही है। तभी सूरज की अलमारी से वो पैसों का बंडल और आर्यन की गाड़ी की चाबी मिलती है। माँ को समझ आ जाता है कि चंदा सच कह रही थी। वह रात के अंधेरे में चुपचाप स्टोर रूम का ताला खोलती है। माँ, बेटी मैं हार गई। तेरा बाप चला गया पर मैं तुझे इस नरक में नहीं रहने दूंगी। भाग जा यहाँ से और अब तक मत लौटना जब तक इन भेड़ियों को मिट्टी में ना मिला दे। चंदा रात के अंधेरे में बस पकड़कर शहर पहुंचती है। उसके पास न पैसे है न ठिकाना। वह एक पुलिस स्टेशन के बाहर खड़ी होती है पर उसे याद आता है कि गांव का थानेदार तो बिका हुआ था। वह एक एनजीओ के दफ्तर के बाहर गिरकर बेहोश हो जाती है। वहां उसे मैडम दुर्गा मिलती हैं जो खुद एक पूर्व पुलिस ऑफिसर और पीड़ित महिलाओं की मददगार थी। दुर्गा चंदा को सहारा देती है और उसे सिखाती है कि आंसू बहाने से इंसाफ नहीं मिलता, हथियार उठाने से मिलता है। 6 महीने बीत चुके। चंदा का हुलिया पूरी तरह बदल चुका है। उसने बाल छोटे करवा लिए। अब वह चश्मा पहनती है और मार्शल आर्ट्स सीख रही है। वह दुर्गा की मदद से आर्यन के काले कारनामों की फाइल तैयार करती है। उसे पता चला है कि आर्यन सिर्फ बलात्कारी नहीं बल्कि ड्रग्स और हथियारों की तस्करी भी करता है। चंदा वेश बदलकर आर्यन के उसी क्लब में वेटर का काम करने लगती है जहां वह रोज रात को आता है। वह उसके फोन से डाटा कॉपी करने का रिस्क लेती है। आर्यन नशे में धुत है और अपने दोस्तों को बता रहा है कि कैसे उसने गांव की एक चंदा लड़की को जिंदगी बर्बाद कर दी और उसके भाई को पालतू कुत्ता बना लिया। चंदा वही खड़ी है, ट्रे हाथ में लिए। उसका खून उबल रहा है पर वह खुद पर काबू रखती है। वह चुपचाप आर्यन के ड्रिंक में एक नशीली दवा मिला देती है। आर्यन बेहोश होने लगता है। चंदा उसके कान के पास झुककर अपना नकाब हटाती है और धीमी आवाज में कहती है, पहचाना? मैं वही चंदा हूँ जिसकी राख पर तूने महल खड़ा किया था। अब उस महल को आग लगाने का वक्त आ गया है। चंदा आर्यन का फोन और उसके पास मौजूद गुप्त दस्तावेज लेकर बाहर निकलती है जबकि पीछे क्लब में पुलिस की रेड पड़ने वाली है। गांव का वही पुराना घर। सूरज अब गांव का बड़ा आदमी बन चुका है। आर्यन के पैसों पर ऐश कर रहा है। माँ के घर एक कोने में जिंदा लाश की तरह पड़ी रहती है। अचानक घर के बाहर वही काली गाड़ी आकर रुकती है। सूरज को लगता है आर्यन आया है। वह चापलूसी करने बाहर दौड़ता है
है पर गाड़ी से एक निडर लड़की उतरती है। ऊंची हिल्स, आंखों का काला चश्मा और हाथ में एक फाइल। सूरज की सिट्टी पिट्टी गुल हो गई। चंदा, तू जिंदा है? चंदा चश्मा उतारती है। उसकी आंखों में अब डर नहीं, मौत का सन्नाटा है। वह बिना कुछ बोले सीधे अपने पिता की तस्वीर के पास जाती है, उसे प्रणाम करती है और माँ को गले लगाती है। माँ, अब इस घर की गंदगी साफ करने का वक्त आ गया है। गांव के बीचों बीच वही पंचायत बैठती है जहां चंदा को अपमानित किया गया। चंदा खुद पंचायत बुलाती है। सूरज और आर्यन, जो जमानत पर बाहर आ चुका है, अपनी ताकत के नशे में वहां पहुंचते हैं। चंदा का धमाका। चंदा एक रिकॉर्डिंग चलाती है जो उसने क्लब में आर्यन के फोन से चुराई थी। उसमें आर्यन साफ कह रहा है कि कैसे सूरज ने अपनी बहन का सौदा किया और कैसे उन लोगों ने फौजी पिता को मारा। गाँव वाले, जो अब तक खामोश थे, अपनी लाठियां उठा लेते हैं। जिस भाई को गाँव वाले बेचारा समझते थे, आज उन पर थूक रहे थे। सूरज भागने की कोशिश करता है पर गाँव की औरतें उसे घेर लेती है। वही पुराना बरगद का पेड़, वही बारिश और वही अंधेरा। चंदा ने आर्यन और सूरज दोनों को वहीं बुलाया जहां उसकी रूह तार तार हुई थी। आर्यन हंसते हुए अपनी पिस्तौल निकालता है। तुझे क्या लगा एक रिकॉर्डिंग से मुझे हरा देगी? तभी झाड़ी से दुर्गा मैडम भारी पुलिस फोर्स से निकलती है। आर्यन को चारों तरफ से घेर लिया जाता है। चंदा पुलिस की बंदूक नहीं मांगती, वह अपने हाथों से वही राखी लेती है जो उस रात कीचड़ में सनी थी। वह सूरज के पास जाती है, उसकी आंखों में देखती है और उसे एक ऐसा तमाचा मारती है कि सूरज जमीन पर गिर पड़ता है। ये राखी उस वादे की कीमत है जो तूने तोड़ दिया था। आर्यन भागने की कोशिश करता है पर चंदा उसे मार्शल आर्ट्स के दावे में जमीन पर पटक देती है। वह उसे मारती नहीं बल्कि उसे तड़पाती है। चंदा पुलिस से कहती है, साहब इसे जेल ले जाइए, लेकिन याद रहे इसकी जेल में एक एक दिन वही नर्क होना चाहिए जो इसने हजारों लड़कियों को दिया है। सूरज का अंजाम। सूरज को गांव वालों ने पुलिस के हवाले कर दिया। वह अपनी बहन के पैरों में गिरकर माफी मांगता है पर चंदा अपने पैर खींच लेती है। मेरा भाई उसी रात मर गया था जब उसने स्टोर रूम का दरवाजा बाहर से बंद किया था। सुबह का सूरज निकल रहा है। चंदा अपने पिता की फौजी वर्दी को धूप में सुखा रही है। उसने फैसला किया है कि वह गांव नहीं छोड़ेगी। वह अपने घर को चंदा आश्रम में बदल देती है जहां उन लड़कियों को पनाह मिलती है जिनके साथ समाज ने गलत किया है। चंदा अपनी माँ के साथ आंगन में बैठी है। उसके हाथ में अब कोई रेशम की राखी नहीं बल्कि उसके हाथ अब खुद की रक्षा करने के काबिल है। इंसाफ किसी की भीख नहीं है। अगर तुम्हारा रक्षक ही भक्षक बन जाए तो काली और चंडी बनना पड़ता है। याद रखना, तुम अबला नहीं हो, तुम वो आग हो जो मगर भड़क जाए तो पूरे जमाने के पाप जलाकर राख कर सकती है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर हमारी कहानी आपको पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।